Assalamu alaikum. So let me start with sharing my screen first. In the last class, in our last class, we discussed balanced and unbalanced forces, and we discovered कि किस तरह Newton's laws apply होते हैं, how a force is being applied and how we can draw a free body diagram. और फिर उसके बाद हमने resultant force की application देखी, that how we can determine what is the resultant force और किस तरह जो है वो उसको utilize किया जाता है. And similarly over here मैंने ये linear motion दिखाया था कि how you can calculate the resultant force over here. And उसके बाद I showed some examples किस तरह calculate किया जाता है, and then we also utilize the concept of resultant force. Resultant force में F is equals to ma, where F is represented as the resultant force. इसको किस तरह utilize करना है हमने ये example देखी थी. And फिर उसके बाद इसके बाद जो next चीज है which will be asked from you is that basically कि न्यूटन का third law क्या है. न्यूटन का थर्ड लॉ बेसिकली देखो, ही इज आस्किंग स्टेट का मतलब है, सो यू विल बी आस्क्ड टू स्टेट के न्यूटन थर्ड लॉ क्या है. सो इफ ही टेल्स यू एंड इफ ही आस्क यू दैट यू हैव टू स्टेट व्हाट इज न्यूटन थर्ड लॉ, 2 मार्क्स 1 मार्क के लिए आ जाए पेपर में. सो यू जस्ट हैव टू राइट व्हेन ऑब्जेक्ट ए एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बी, देन ऑब्जेक्ट बी एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ए. अब जिस तरह फॉर इंस्टेंस मैं अगर न्यूटन थर्ड लॉ को यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ, न्यूटन थर्ड लॉ को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो मुझे नजर आएगा कि लेट्स सपोज इफ आई हैव एन ऑब्जेक्ट लाइक दिस और ये रेस्ट कर रहा है ग्राउंड पर, ठीक है. दिस इज अ टेबल टॉप और इसकी ये जो इसका वेट है, इट्स एक्टिंग डाउनवर्ड्स. इफ इट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, इट हैज अ वेट ऑफ, द वेट इज 10 न्यूटन्स. बट देखो यहाँ पर देयर विल बी an equal and opposite force. This block, it is applying a 10 Newton force on the tabletop. But on the other hand, the tabletop is applying an equal and opposite force on the block that is of 10 Newtons. ये हमेशा याद रखो कि Newton's third law basically ये है कि every action has an equal and opposite reaction. Let's suppose if you punch a wall, आप पंच करते हो वॉल पे तो आपके हाथ पे दर्द होगा. मतलब why do you feel the pain in your hand when you punch a wall? Because you're applying a force with your hand on the wall. So wall applies equal and opposite force on your hand. तो उसकी वजह से you feel some pain in your hand, right? So Newton's third law ये बताता है कि forces always occur in pairs. So this is a pair. एक ये pair मतलब दो forces हैं. They are equal to each other, but they are in opposite direction. So Newton's third law इस तरह आपसे पेपर में पूछा जाएगा. You will be asked to state. लिखा है, words में लिखना है. Words में लिखना है तो you just have to basically write this thing as it is. यहाँ से ना इसको as it is लिखना है. ये मैं इसको underline कर देता हूँ. As it is लिखना. ठीक हो गया. And उसके बाद देखो ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ में उसने कहा कि forces they occur in pairs, ठीक है, but they are applied on different objects. अब जिस तरह यहाँ पर देखो, the force is applied by the object on the tabletop. वो टेबल के ऊपर फोर्स लग रही है 10 न्यूटन, and the table is applying a force of equal and opposite quantity on the block. जी अब्दुल. सर अगर मैं अपने हाथ से टेबल पे फोर्स एक्सर्ट करता हूँ, टेबल मूव करती है, तो सर इसका तो ये मतलब हुआ कि मेरा हैंड जो है वो टेबल से ज्यादा फोर्स. आप म्यूट क्यों हुए? दोबारा बोलो. आर यू हियर? सर अगर मैं हाथ से फोर्स एक्सर्ट करता हूँ टेबल पे और टेबल मूव करती है,
इसका यही मतलब हुआ कि मैं मेरा हाथ जो है वो टेबल पे ज्यादा फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, टेबल इतना फोर्स नहीं एक्सर्ट कर रही। तो ये तो न्यूटन के थर्ड लॉ में स्टेटेड नहीं है। नहीं, न्यूटन का थर्ड लॉ ये नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तभी होगा। देखो, जब आप मुझे ये बताओ, व्हेन यू पुश एन ऑब्जेक्ट, आप टेबल को पुश कर रहे हो, क्या आपके हाथ के ऊपर फोर्स नहीं फील होगी आपको? होगी। तो व्हाट इज दैट फोर्स? वो फोर्स क्यों फील हो रही है आपको? दैट इज ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। सर पर तो इक्वल तो नहीं है ना फोर्स। इक्वल ही फोर्स होगी, इक्वल ही होगी। मतलब देखो, व्हेन यू आर पुशिंग एन ऑब्जेक्ट, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ये नहीं है कि वो एक्सेलरेट कर रहा है तो वो कैसे हो सकता है उस पे न्यूटन, वो एक अलग केस है। देखो, when the object is moving, let's suppose if I'm applying an object in a force in this direction, फ्रिक्शन भी तो है, फ्रिक्शन इस तरफ आ रही है, ठीक है? So when the object is accelerating या वो स्पीड अप हो रहा है, तो उसके थ्रू अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ तो बैलेंस्ड फोर्सेस के ऊपर आ गई ना बात। और जब आप पुश कर रहे हो तो किसी ऑब्जेक्ट को, जिस तरह अब मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, लेट्स सपोज इफ यू आर इन अ सी, और आप एक ऐसी बोट डिजाइन करते हो जो उसके अंदर एक प्रोपेलर लगा हुआ है, एंड दैट प्रोपेलर pushes द बोट फॉरवर्ड। अब देखो, प्रोपेलर क्या करता है? प्रोपेलर वाटर के ऊपर फोर्स लगा रहा है, प्रोपेलर घूम रहा है, वाटर के ऊपर फोर्स लग रही है, लेकिन बोट आगे क्यों जा रही है? जी, सर पानी भी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगा रहा है बोट के ऊपर पानी। अब जिस तरह एक रॉकेट है, एक रॉकेट है, मतलब इफ आई ट्राई टू ड्रॉ रॉकेट ओवर हियर, ठीक है, और ये रॉकेट जो है वो कैसे जाता है ऊपर, ठीक है? दिस रॉकेट, इट अप्लाइज, ये देयर इज अ केमिकल रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन, और ये ग्राउंड है यहाँ पर। इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि द रॉकेट ड्यू टू इट्स केमिकल रिएक्शन अप्लाइज अ फोर्स ऑन द ग्राउंड। बट ये रॉकेट ऊपर क्यों जा रहा है, हालांकि ये तो फोर्स ग्राउंड पे लगा रहा है? जी अब्दुल, हाँ, सर व्हाई इज इट moving up? ग्राउंड भी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उसके ऊपर in this direction. So this is basically an action. This is the reaction of that action. Okay. So the due to a chemical reaction, the rocket exerts a force on the ground. The ground exerts an equal and opposite force on the rocket, और रॉकेट ऊपर चले जाएगा। इसी तरह टेबल के साथ भी तो है। आप टेबल के ऊपर पुश कर रहे हो टेबल को, आपको आपके हाथ पे फील होगा कि देयर इज सम फोर्स अप्लाइंग, ट्राइंग टू हर्ट योर हैंड। आपके हाथ पे कुछ दर्द फील हो सकती है, आपका हाथ अगर गलत एंगल पे हो टूट सकता है, इंजरी हो सकती है, कुछ हो सकता है। तो क्यों ऐसा क्यों हो गया? हालांकि आप तो टेबल पे फोर्स लगा रहे हो, टेबल ने आपके हाथ को कैसे तोड़ दिया? ऐसा होता है ना, यस। देयर इज एन इंजरी, इट हैपेंस, अगर आप गलत तरीके से टेबल को पुश कर रहे हो। ऐसा क्यों है? हालांकि टेबल को तो आपने पुश किया, टेबल ने आपके ऊपर तो थोड़ी किया। वो इसलिए क्योंकि जितनी फोर्स आप टेबल पे लगाते हो, अ, वो टेबल उतनी ही फोर्स आपके ऊपर लगाता है। सो दिस इज बेसिकली न्यूटन्स थर्ड लॉ। और फोर्सेस हमेशा पेयर्स में होंगी, हमेशा पेयर्स में होंगी। अब वो एक, अगर आप उसकी एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहते हो, यू विल हैव टू टेक इनटू अकाउंट एवरी फोर्स that is applied on that object. So you will have to draw a free body diagram. उसमें फ्रिक्शन भी आ जाएगी, उसमें बहुत सी चीजें आ जाएंगी। अब यहाँ पे देखो, अगर आप कहो कि जी ये एक्सेलरेट कर रहा है, ये इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स है। ये एक वक्त आता है, ये फोर्स इतनी ज्यादा नहीं लगाता, ये नीचे जो है ना, इसके ऊपर फोर्स ज्यादा ऊपर की तरफ लग रही होती है, तो ये एक्सेलरेट कर रहा होता है। सो डोंट थिंक ऑफ इट लाइक दैट। बस ये समझो कि whenever you will have an action, the force, whenever a force has an action, it will have an equal and opposite reaction. अगर आप गाड़ी के इंजन को ऑन करते हो एंड इंजन अप्लाइज अ फोर्स, वो आगे की तरफ लगा रहा है, तो देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन टू इट। वो रिएक्शन क्या है? रिएक्शन ये है कि फ्रिक्शन इंक्रीजेस, उसके ऑपोजिट फोर्सेस आ जाती हैं,
ठीक है, so that is a different thing. So coming to the point, ये आपसे पेपर में पूछेगा कि you have to describe Newton's law that it occurs in pairs of forces of the same type acting on different objects. ठीक हो गया? So ये एक चीज है. अब इसके बाद the next thing, ये मैंने recording भी डाल दी थी उसमें, but anyways I will cover this aspect over here as well. अब देखो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या है? वो कहते हैं डिस्क्राइब दैट फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट मे इम्पीड मोशन और प्रोड्यूस हीटिंग. जिस तरह आप हैंड्स को रब करते हो, ठीक है, इफ यू रब दी हैंड्स सो यू विल प्रोड्यूस अ हीटिंग इफेक्ट. तो जहां पे फ्रिक्शन आएगी देयर विल बी अ हीटिंग इफेक्ट, देयर विल बी, एंड फ्रिक्शन इट स्टॉप्स द मोशन. फ्रिक्शन जो है इट स्टॉप्स द मोशन, ये बात याद रखनी, ठीक है. अब ये अगर देखो वो कह रहा है कि अब ये मैं इस पर डिस्क्राइब करूंगा, बट यू हैव टू बेसिकली अंडरस्टैंड कि फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट मे इंपीड मोशन एंड प्रोड्यूस हीटिंग. ये इस तरह ही पेपर में आपसे डिस्क्राइब करने को कह सकते, नथिंग मोर. इसके बाद ही इज आस्किंग यू टू अंडरस्टैंड दैट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एक्टेड ऑन बाय कांस्टेंट वेट और ड्राइविंग फोर्स विद और विदाउट ड्रैग, हमें उसको अंडरस्टैंड करना है. और ये आपसे ना डिस्क्राइब करने को कहेगा पेपर में, एंड उसके बाद जो है वो आपसे इसकी कैलकुलेशंस करवाएगा. लेट्स सपोज अगर मैं एक ऑब्जेक्ट पे कहता हूँ एक्टेड ऑन बाय कांस्टेंट वेट, मैं पहले वेट पे आता हूँ और देयर इज कांस्टेंट वेट. अगर एक ऑब्जेक्ट है इट इज मूविंग डाउन विद कांस्टेंट वेट, ठीक है, ये इसका वेट कांस्टेंट है, दिस इज W एंड इट इज मूविंग डाउन. ये ऑब्जेक्ट है, ये गिर रहा है, इसका मास है कुछ, मतलब इसका मास है 5 kg और ये गिर रहा है हवा में. देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, ठीक है, अभी मैं एयर रेजिस्टेंस नहीं लेता. सो इफ आई इंक्लूड एयर रेजिस्टेंस, अभी एयर रेजिस्टेंस नहीं है, सो देयर इज नो फ्रिक्शन, ये गिरता जाएगा, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी. लेकिन इफ देयर इज एयर रेजिस्टेंस, तो व्हाट विल हैपन? अगर मैं यहाँ पर देखो, इफ आई हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन, I will have to use this formula F is equals to ma. यहाँ पर मेरी resultant force, if there is, मैं पहला ले रहा हूँ, there is no air resistance, ठीक है, there is no air resistance. If there is no air resistance, तो यहाँ पे the resultant force will be W. कोई और force है ही नहीं, और कोई force है ही नहीं. mass की जगह mass आ जाएगा, and acceleration की जगह you will use acceleration due to free fall, क्योंकि जब air resistance नहीं होती the object falls freely, उसको हम acceleration, और उसकी जो acceleration होती है that is acceleration due to free fall, ठीक है. तो ये फॉर्मूला बन जाता है W is equals to mg. अब let's suppose if I apply the same thing but there is air resistance, अगर मैं air resistance ले आता हूँ तो क्या होगा? देखो इसका वेट नहीं बदलता, वेट कांस्टेंट ही है अपनी जगह. अब यहाँ पर क्या होगा, मैं यहाँ पर मैं इनिशियल केस दिखाता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास t is equals to 0 है. इनिशियली मैंने इसे होल्ड किया हुआ है, सो देयर इज ओनली वन फोर्स, ठीक है, that is applied on this object, that is W. इसका मास m है. अगर मैं इसे ड्रॉप करता हूं तो इसकी इनिशियल स्पीड 0 है, ठीक है, इट्स स्पीड इज 0. अब आफ्टर 1 सेकेंड जब इसको मैंने ड्रॉप किया तो इसकी जो स्पीड है आफ्टर 1 सेकेंड, इसकी जो स्पीड है, यहाँ वेट होगा, देयर विल बी सम एयर रेजिस्टेंस, नेग्लिजिबल एयर रेजिस्टेंस, मतलब क्योंकि 1 सेकंड के बाद इट विल नॉट हैव एनफ स्पीड कि जिसकी वजह से मैं कहूँ कि देयर इज सिग्निफिकेंट एयर रेजिस्टेंस या कोई इतनी फोर्स लग रही है. सो बट देयर विल बी सम एयर रेजिस्टेंस, आप कह सकते हैं.
बट इसकी जो यहां पर स्पीड होगी दैट वुड बी 10 मीटर्स पर सेकेंड। इनिशियली जब भी कोई ऑब्जेक्ट, ये याद रखिएगा, whenever an object falls in air resistance, उसकी इनिशियली जो एक्सेलरेशन होती है दैट इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। मतलब यहाँ पे जो इसकी एक्सेलरेशन होगी दैट विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल 10 मीटर्स पर सेकेंड पर फर्स्ट सेकंड के लिए, मतलब शायद 0.5 सेकंड्स के लिए, लेकिन कुछ सेकंड के लिए। लेकिन व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट कि उसके बाद जाहिर है इसकी स्पीड बढ़ेगी, अगले सेकंड में जब जाऊंगा इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। जब स्पीड बढ़ेगी तो एयर रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, वेट नहीं बदलता। जब एयर रेजिस्टेंस बढ़ेगी मैं इसका एरो बड़ा कर देता हूँ। मैं एयर रेजिस्टेंस को मैं यहाँ पे मैं ए लिख देता हूँ, ठीक है, मैंने ए लिख दिया। नाउ एयर रेजिस्टेंस हैज इंक्रीज्ड। लेकिन इसकी देखो जब यहाँ पर इफ यू नोटिस के द चेंज इन स्पीड वाज 10 मीटर्स पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर। लेकिन बिकॉज देयर इज एयर रेजिस्टेंस तो इसकी स्पीड अब 10 नहीं बढ़ेगी, कुछ कम बढ़ेगी, लेकिन बढ़ेगी जरूर। मतलब यहाँ पे इसकी स्पीड हो जाएगी, यू कैन से 18। यहाँ पे इसका मतलब है द एक्सेलरेशन ओवर हियर इज 8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। नजर ये आ रहा है कि इनिशियली एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल के इक्वल थी, दैट वाज 10। लेकिन जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है, एयर रेजिस्टेंस बढ़ती है, उसकी वजह से स्पीड का जो चेंज है इट विल डिक्रीज और एक्सेलरेशन कम होना शुरू हो जाएगी। एंड कुछ सेकंड के बाद लेट्स सपोज मैं इसको कहता हूँ जी बहुत देर हो गई, मैंने 5 सेकंड्स के बाद देखा जाके तो स्पीड इसकी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होगी। स्पीड इसकी, वेट नहीं बदलेगा, लेकिन एयर रेजिस्टेंस काफी बढ़ चुकी है। और मैं इसकी कहता हूँ स्पीड, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी 30, जस्ट अज्यूमिंग, ठीक है। लेट मी थिंक ऑफ इट लाइक, फिर मैंने 7 बढ़ाई तो इट विल बी 25 एंड हाँ इसको आप ये करो 32 कर, लुक्स लुक्स टू बी करेक्ट, लेकिन 32 भी गलत हो जाएगी, 35 शुड बी। अब देखो नजर ये आ रहा है कि हर सेकंड के बाद मैं, चले हर सेकंड में करता हूँ, आई वांट टू शो यू बिकॉज पेपर में इसी तरह पे पूछता है and this aspect is very clear because I will define terminal velocity over here as well. अब देखो आफ्टर नेक्स्ट सेकंड इसकी स्पीड 8 मीटर्स पर सेकंड बढ़ी थी, बजाय से कि 10 बढ़ती। अब स्पीड बहुत ज्यादा हो गई है, एयर रेजिस्टेंस और ज्यादा हो जाएगी, तो इसकी स्पीड जो है वो अब यहाँ पर 8 मीटर्स पर सेकंड बढ़ने के बजाय अब मैं कहता हूँ कि जी 6 मीटर्स पर सेकंड बढ़ी है। अगर 6 बढ़ी है तो इसकी स्पीड हो गई है जी 24 आफ्टर आफ्टर 1 सेकंड। अब इसके बाद मैं कहता हूँ कि जी आफ्टर अनदर सेकंड, 4 सेकंड्स के बाद जो एयर रेजिस्टेंस है वो बढ़ रही है स्पीड बढ़ने की वजह से। तो अब स्पीड जो है वो यहाँ पर अगर देखो, यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे नजर आ रही है, इट्स 6 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि एक्सेलरेशन 4 हो गई है, 4 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर हो गई। सो स्पीड मेरी 28 हो गई, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है आफ्टर 5 सेकंड्स मेरा वेट तो नहीं बदल रहा, लेकिन मेरी एयर रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही। सो अब एक्सेलरेशन जो है मेरी वो 2 हो गई, कम होती जा रही है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बढ़ेगी। डज एनीबॉडी हैव वॉइस इश्यूज मेरी तरफ से? क्या मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही किसी, ऐसा कुछ है इशू? नो सर। अब्दुल्ला ताहिर बच्चे, चेक योर इंटरनेट because you're the only one जिसको इंटरनेट का इशू है। My voice is clear to everyone, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे मेरी स्पीड हो जाएगी 30 और इसके बाद क्या हुआ, आफ्टर 6 सेकेंड्स मेरी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो मेरी जो एक्सेलरेशन है, मतलब माय एक्सेलरेशन बिकेम 0। एक्सेलरेशन 0 का मतलब है कि माय स्पीड विल नॉट चेंज नाउ।
5 सेकंड्स के बाद आगे ये गिर रहा है नीचे, लेकिन एक्सिलरेट नहीं कर। और जब एक्सिलरेशन 0 हो जाती है, इट मींस द फोर्सेस आर बैलेंस्ड। नाउ आई कैन से weight has been equal to air resistance। और अब ये अगले सेकंड्स, जितने भी सेकंड्स, जब तक ये जाके हिट नहीं करता किसी चीज पे, व्हाटएवर, ये कांस्टेंट स्पीड पे गिरेगा, मतलब इसकी स्पीड 30 ही रहेगी। नाउ बिकॉज दिस इज हैपनिंग और इसकी स्पीड बदल नहीं रही है, टाइम इज इंक्रीजिंग, तो हम यहाँ कह सकते हैं इट हैज रीच्ड टर्मिनल वेलोसिटी। ये इसी तरह पैराशूटिस्ट भी ऐसा ही करता है। पैराशूटिस्ट जब जंप करता है फ्रॉम द फ्रॉम द एरोप्लेन, तो पैराशूटिस्ट को समझो ये है। अब पैराशूटिस्ट ने जब जंप किया तो इनिशियली उसकी एक्सेलरेशन 10 होगी जैसे ही जंप करेगा। 1 सेकंड के बाद क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ रही है तो एयर रेजिस्टेंस बढ़ेगी। अभी उसने पैराशूट ओपन नहीं किया, सो व्हाट विल हैपन देन इज कि उसकी वो स्पीड बढ़ने की वजह से एयर रेजिस्टेंस बढ़ती है। एयर रेजिस्टेंस बढ़ती है तो उसकी वजह से, नाउ इफ यू नोटिस द रिजल्टेंट फोर्स, यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स इज W, यहाँ रिजल्टेंट फोर्स W है, लेकिन यहाँ रिजल्टेंट फोर्स W नहीं है। यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स जो है, अगर मैं यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स लिखता हूँ, यहाँ रिजल्टेंट फोर्स जो है इट्स W यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स जो है दैट इज W माइनस A। और यहाँ पर जाता हूँ अगेन W माइनस A, बढ़ती जा रही, A बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर भी रिजल्टेंट फोर्स। सो बेसिकली समझ ये आती है कि जैसे जैसे एयर रेजिस्टेंस बढ़ती है, रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज होती है, एंड व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स अप्रोचेस 0, तो द एक्सेलरेशन बिकम्स 0। ठीक है, सो दैट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट अप्रोचेस टर्मिनल वेलोसिटी। जो पैराशूटिस्ट होता है ना, व्हेन ही ओपन्स द पैराशूट, देखो अगर मैं यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ अगर ड्रॉ करूं, पैराशूट इज फॉलिंग की अगर मैं आपको स्पीड टाइम ग्राफ दिखाऊं ना, तो नजर ये आता है कि दिस इज टाइम ओवर हेयर और यहाँ पे ये मीटर्स पर सेकंड स्पीड है। अब देखो एक जो है ना पैराशूटिस्ट गिर रहा है, उसकी उसकी जो है ना स्पीड आहिस्ता 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 कम होती है। अब यहाँ पर मैं उसे कहता हूँ कि द पैराशूटिस्ट जंप्स। अब यहाँ पर उसने पैराशूट ओपन किया, जब पैराशूट ओपन किया उसकी स्पीड बहुत कम हो जाएगी। सो व्हेन द स्पीड डिक्रीजेस तो वो एकदम से इस तरह नीचे गिर जाएगी, एंड उसके बाद इट फॉल्स विथ कांस्टेंट स्पीड। अब इसका मतलब है कि वो इफ इट इज फॉलिंग विथ कांस्टेंट स्पीड, तो यहाँ पर वी कैन से द पैराशूटिस्ट हैज रीच्ड टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी उस तरह कहते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट इन एयर रेजिस्टेंस इज फॉलिंग विथ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं एक कार का एग्जांपल लूं, मैं अगर कार की एग्जांपल लेता हूं, और इसमें अब ये तो वर्टिकल मोशन था ना, लेट्स लुक एट द हॉरिजॉन्टल मोशन। मैं अगर कहता हूं कि ये इंजन जो है, द इंजन इज मूविंग दिस कार विद अ फॉरवर्ड फोर्स Ft। अब अगर इसकी एक्सेलरेशन a है एंड देयर इज नो फ्रिक्शन, अगर कोई फ्रिक्शन नहीं, सो माय रिजल्टेंट फोर्स, यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स अगर देखो कोई और फोर्स नहीं है सिवाय इस फोर्स के, सो इफ आई हैव टू अप्लाई F इज इक्वल टू ma, मेरी रिजल्टेंट फोर्स Ft बन जाएगी, m विल बी m और ये a। लेकिन इफ आई इंट्रोड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन अगर मैं ले आऊं तो क्या होगा? फ्रिक्शन ये इस तरफ एक्ट करती है, ठीक है, ये फ्रिक्शन है।
और गाड़ी का इंजन उसे आगे लेके जा रहा है। ठीक, द इंजन इज ट्राइंग टू ड्राइव द कार फॉरवर्ड। अगर मैं यहाँ रिजल्टेंट फोर्स और ये जा एक्सेलरेशन ए से टुवर्ड्स द राइट साइड, so my resultant force over here will be Ft minus Fr, and I will have to apply this formula F is equals to ma. यहाँ पे Ft minus Fr लिखूंगा, and this will be m and this will be a. I can, if I have the mass, I can simply find the value of the acceleration. Resultant force यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है? I will do some calculations on this, so इसको देखिएगा। और इसके बाद ये मैंने आपको बता दिया कि how the motion of the object acted on by constant weight or driving force with and without drag, with air resistance, air resistance के बगैर और air resistance के साथ। I would like to solve questions on this ताकि आपको और clarity मिले, ठीक है? और इसके बाद यहाँ पर देखो is asking that you have to explain terminal velocity. We have done this. अच्छा, इन दोनों के लिए I have explained each and everything in a video. मैंने पहले भी रिकॉर्ड किया था. I will upload this in the new recording section as well. आप इसको जाके देखिएगा. And if you don't understand what is thinking distance, braking distance, stopping distance, so I will explain it. लेकिन जिस तरह मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ आपको, I will show it to you कि मैं उसी तरह वहाँ पर भी पढ़ा. So because this is a lengthy topic, braking distance, thinking distance, so I would like you to read this और उस वीडियो को देखिएगा. मैं आपको दिखाता हूँ. Just a minute. हाँ, ये देखो. अब this is our new portal, ठीक है? पोर्टल जो है नया पोर्टल, अगेन दिस इज एन ओल्ड पोर्टल. मैंने यहाँ पर ये रिकॉर्ड करके डाला है. मैं ये न्यू सेक्शन में यहाँ पर डाल दूँ. मुझे स्टूडेंट्स की अभी तक असेसमेंट्स नहीं मिली, देन असाइनमेंट्स नहीं मिली. तो अगेन जब पास पेपर सेशन शुरू होंगे, आपको चीजें आती नहीं होंगी तो फिर आप पीछे रह जाएं. मैं उस वक्त नहीं रुकूंगा किसी के लिए. अच्छा, मैं अगर यहाँ जाता हूँ, मैंने यहाँ पर ये रिकॉर्ड करके रखा है, ये थिंकिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक है? सो दिस इज एन एक्सप्लेन्ड पार्ट. मैंने इसके अंदर हर चीज एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है? इट्स अ स्मॉल वीडियो. इसके अंदर आपको हर चीज नजर आ जाएगी कि आपको कैसे देखना है चीजें, ठीक है? मैंने इसमें एग्जाम्पल भी करवाई है पास पेपर की, किस तरह क्या चीजें हैं, ठीक है? So I would like you to see this again. मैं इस पे न्यू सेक्शन जो है पोर्टल में जो मैंने वीडियोस रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ, I will upload this video over there as well. आप उसको देख सकते हो. Now if you see, तो मैंने यहाँ पर इसको एक एक चीज एक्सप्लेन की है जो मैं आपको अभी यहाँ बता. So it's there. मैं चाहूंगा कि I would like to solve questions on this, ठीक है? मैं चाहूंगा कि इसके क्वेश्चंस सॉल्व किए जाए. So before I start to solve any questions, किसी का कोई सवाल है, कोई चीज समझ ना आई हो किसी को? देखो, for the access you will have to contact the support team. मैंने उन्हें कहा है, I don't know what is the issue, but you have to call them, tell them कि ये issue है, ठीक है? So ये जरूरी है. उन्हें कॉल करो. अगर फिर भी सॉल्व नहीं होता मुझे बता. ओके, अब देखो, लेट मी डिस्कस सम क्वेश्चंस जिसके अंदर ना अब हमें ये देखना पड़ेगा. अब ये देखो, इफ यू लुक क्लोजली, वो कहता है कि अ पर्सन जस्ट सपोर्ट्स अ मास ऑफ 20 kg सस्पेंडेड फ्रॉम अ रोप, ठीक है? वो कहते हैं व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द मास. अगर आप देखो रिजल्टेंट फोर्स की अगर बात कर रहे हो, सो देयर इज अ फोर्स दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स. वो यहाँ पे है वेट. इसका जो वेट है
that is basically 20 weight होता है mass into gravity, acceleration due to gravity, right? Mass is 20 kg, acceleration due to gravity is 10, तो 200 newtons downward force act हो रही है. लेकिन वो कह रहा है कि a person just supports का मतलब है कि यहाँ पे जो ये फोर्स लगा रहा है ना इसके ऊपर, मतलब यहाँ पे जो फोर्स लग रही है इसके ऊपर, जो इसके अंदर रोप के अंदर टेंशन है, that would be again 200 newtons, क्योंकि वो सपोर्ट कर रहा है ना. सपोर्ट का मतलब है उसने 20 kg के वेट को रोका हो. सो दिस इज द केस. देखो 20 200 न्यूटन डाउनवर्ड्स है, 200 न्यूटन अपवर्ड्स लग रही है. ये अपनी जगह से हिल नहीं रहा है. सो इफ इट इज नॉट मूविंग, इसका मतलब है द रिजल्टेंट फोर्स शुड बी 0. ठीक है. एग्जामिनर रिपोर्ट के अंदर ये बहुत सी चीजें इसने एक्सप्लेन की हैं, बच्चों ने डी आंसर दिया. ठीक है. तो ये इतनी दफा कर चुका हूं, मुझे याद ही होगी एग्जामिनर रिपोर्ट्स और सब, तो पता नहीं. बट एनीवेज, मतलब आपको क्लैरिटी होनी चाहिए. ठीक है. वो एग्जामिनर रिपोर्ट्स बाद में आती है, लेकिन यू हैव टू बी वेरी क्लियर ऑन योर कॉन्सेप्ट्स. अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे ना, आप किसी भी सवाल पे नहीं फंसोगे. अगर सवाल कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, आप जितने मर्जी सवाल कर लो, आपको समझ नहीं आएंगी चीजें. ठीक है. अब अच्छा, ये इसको छोड़ो. ये जब आप करोगे, आई विल डिस्कस दिस. ये वो थिंकिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस की चीज मैं ये नेक्स्ट क्लास में करूंगा, और आई वुड लाइक यू टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू सी दैट वीडियो, और फिर उसके बाद हम डिस्कस करें. ये देख, वो कहते हैं विच ग्राफ शोज द मोशन ऑफ अ हैवी स्टील बॉल फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 2 मीटर्स. 2 मीटर इतनी ज्यादा हाइट नहीं है. ठीक है. 2 मीटर्स इज बेसिकली नॉट दैट हाइट. आप 2 मीटर्स कह सकते हो, मतलब आप अपनी हाइट कह सकते हो. आप वहां से स्टील बॉल, एक हैवी स्टील बॉल है, उसे फेंकते हो, तो वो कहते हैं व्हाट शुड बी द स्पीड टाइम ग्राफ. क्या उसकी स्पीड, यहाँ पर वो कहता है कि वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से गिरेगा, क्या उसका स्पीड टाइम ग्राफ ऐसा होगा, या डिस्टेंस फॉलन. अगर मैं डिस्टेंस और यहाँ से देखता हूँ कि यहाँ से देखो, इट शोज कि वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से गिर रहा है. ठीक है. यहाँ पर देखो, यहाँ पर नजर आ रहा है स्पीड आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रही है एंड टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हो गई. यहाँ पे नजर आ रहा है कि द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग स्पीड. तो यहाँ पर नजर आ रहा है कि कांस्टेंट ग्रेडियंट है, तो इसका मतलब है यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड से ऑब्जेक्ट गिर रहा है. एंड सिमिलरली ओवर हेयर, यहाँ पर देखो, तो आपको नजर आ रहा है कि ग्रेडियंट इज डिक्रीजिंग टू 0. यहाँ ये हॉरिजॉन्टल हो गया, 0 हो गया, तो इसका मतलब है इसका ग्रेडियंट कम हो रहा है. सो दैट इज बेसिकली कि स्पीड इसकी डिक्रीज हो रही है और 0 पे जा रहा है. जब आप एक ऑब्जेक्ट को फेंकते हो, वो हैवी ऑब्जेक्ट है, तो व्हाट शुड हैपन देन? तो क्या टर्मिनल वेलोसिटी अचीव होगी 2 मीटर्स में? नहीं होगी. ठीक है. टर्मिनल वेलोसिटी तो अचीव नहीं हो सकती. तो इसका मतलब है इट शुड मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन. वो इतना ज्यादा नहीं है ना, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है. अगर डिस्टेंस ज्यादा होता, एयर रेजिस्टेंस सिग्निफिकेंट हो जाता. एयर रेजिस्टेंस सिग्निफिकेंट हो जाता, which was explained earlier. फिर उसके बाद अब यहाँ पे देखो, इसको छोड़ो, अभी हमने ये नहीं पढ़ा. मुझे आप सब में से अरीबा जो है ना, वो स्ट्रेट ए स्टूडेंट लगती है. ये देखो, अ स्टूडेंट ड्रॉप्स अ टेबल टेनिस बॉल इन एयर. टेबल टेनिस बॉल बहुत हल्की होती है.
जो बॉल हल्की है इसका मतलब है उसका वेट कम है, अगर मैं उसको थोड़े से डिस्टेंस पे भी फेंकूंगा तो वो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हो जाएगी बहुत जल्दी, ठीक है। So it says what happens to the velocity and the acceleration of the ball during the first few seconds after release. मुझे बताओ जब एयर रेजिस्टेंस में कोई भी चीज फेंकी जाती है क्या उसकी एक्सेलरेशन इंक्रीज करती है? क्या एक्सेलरेशन इंक्रीज करती है? नो सर। तो इसका मतलब है इधर इट इज ए और सी, इंक्रीज तो हो नहीं सकती ना, मैं बी और डी पे जाऊंगा ही नहीं। एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट से आई न्यू के एक्सेलरेशन ऑलवेज डिक्रीजेस व्हेन इट इज एयर इन एयर रेजिस्टेंस, लेकिन उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। पहले देखा ना हमने अभी कि उसकी स्पीड बढ़ती है, एक वक्त आता है तो स्पीड कांस्टेंट हो जाती है, सो इट मींस उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी बट एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगी। आई विल बी वेरी क्विक। अब ये देखो, वो कहते हैं the propeller on a boat pushes water backwards with a force of 2000 newtons. अब propeller water के ऊपर force लगा रहा है 2000 newtons. The boat moves through the water against a total resistive force of 18. अब water के ऊपर resistive force लग रही है 1800 newton, water resistance लगा रहा है और boat आगे जा रही है। वो कहते हैं according to Newton's third law, what is the forward force on the propeller due to water? तो इसका आंसर बता सकता है? मौजम, इट इज नॉट सी, सी नहीं। कोई बता सकता है? जी अब्दुल हनान। 200 न्यूटन। गौर से पढ़ो क्या आपका, उसने कहा क्या? नो इट्स नॉट डी। अब्दुल्ला ताहिर, इट्स नॉट डी। अरीबा नहीं, डी नहीं है। मैं अगेन मैं कहूंगा इस पे देखो, इस पे नोट करो इसने क्या कहा है, और ये न्यूटन थर्ड लॉ की बात हो रही है, मैंने अभी बताई बात। अब्दुल्ला बी क्यों है? अब्दुल्ला ताहिर, व्हाई इज इट बी? तुक्का तो नहीं मारना, यू हैव टू एक्सप्लेन ना। The correct answer is B, but I'm asking. अब्दुल्ला ताहिर, you're just basically आपने B लिखा, आपने मैसेज देख सकते हो। Okay, you wrote A. A is incorrect. Ariba, can you explain बच्चे why it is B? No, it's not C. क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑपोजिट फोर्सेस इक्वल होते हैं। हाँ बिल्कुल। तो why did you infer from this statement कि ये B होगा, 2000 होगा? So you're right, but try to elaborate कि आप क्यों इस तरफ पहुंचे। क्योंकि बैकवर्ड फोर्स 2000 है तो फॉरवर्ड भी 2000 होगा। हाँ देखो, उसकी अगर स्टेटमेंट देखो ना, जो फोर्स प्रोपेलर वाटर पर लगा रहा है दैट इज 2000। वाटर के अंदर चलने की वजह से उसके ऊपर रेजिस्टिव फोर्स 1800 लग रही है। अगर आप यहाँ से रिजल्टेंट फोर्स मुझसे पूछोगे ना, रिजल्टेंट फोर्स वो हो जाएगी 1800 प्लस 2000, तो 3800 बैकवर्ड्स फोर्स लग रही है टोटल। लेकिन उसने सवाल कुछ और पूछा, उसने कहा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ what is the forward force on the propeller due to the water? अब प्रोपेलर वाटर पे कितनी फोर्स लगा रहा है? 2000। प्रोपेलर वाटर पे फोर्स लगा रहा है, तो वाटर प्रोपेलर पे कितनी फोर्स लगाएगा? इट वुड बी द सेम फोर्स बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। मौजम ये बात समझ आई है? देखो उसने कहा व्हाट इज द फॉरवर्ड फोर्स ऑन द प्रोपेलर ड्यू टू द वाटर। ये बात समझ आई? ऑलराइट, सो देखो व्हाट इज द फॉरवर्ड फोर्स ऑन द प्रोपेलर ड्यू टू द वाटर, ये फोर्स ऑफ प्रोपेलर ऑन वाटर है। तो
ये प्रोपेलर जो वाटर पे फोर्स लगा रहा है इट्स 2000, वाटर प्रोपेलर पे कितनी फोर्स लगाएगा 2000, लेकिन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब्दुल अनान, आपका हैंड रेस था, आपने क्लियर हो गया आपको ये बात? यस सर। ओके, अब ये देखो, अब वो यहाँ पर कहते हैं अ वुडन block is pushed across a table at constant speed। constant speed का मतलब ये है कि अगर मैं इसे पुश कर रहा हूँ ना और ये इधर की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन किस तरफ होगी? फ्रिक्शन इस तरफ होगी। फ्रिक्शन इस तरफ होगी। फ्रिक्शन अपोज करती है ना मोशन, ऑलवेज अपोजेस द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। वो कहते हैं विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? जब कांस्टेंट स्पीड पे चल रहे हो इसका मतलब है जो पुशिंग फोर्स है फ्रिक्शन के इक्वल होगी। मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि जब कांस्टेंट स्पीड पे मूव करता है एट कांस्टेंट स्पीड, व्हाट हैपेंस टू द रिजल्टेंट फोर्स? कोई बता सकता है व्हाट हैपेंस टू द रिजल्टेंट फोर्स? बच्चे कोई बता सकता है? Yes, the resultant force is zero at constant speed. So if the resultant force is zero, तो F is equals to ma। इसका मतलब है ये पूरी चीज जीरो हो गई, मतलब रिजल्टेंट फोर्स जीरो है। अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो है इसका मतलब है जो आगे जाने वाली फोर्स है वो बैकवर्ड फोर्स के इक्वल है। पुशिंग फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स इक्वल होगी, तभी दोनों माइनस होके जीरो आएंगे। मतलब अगर मैं कहता हूँ पुशिंग फोर्स 10 न्यूटन है, फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन है, तो आई विल सब्ट्रैक्ट देम, आई विल गेट जीरो। रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, एक्सेलरेशन इज जीरो। सो इसका मतलब है द फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द पुशिंग फोर्स। मैं आगे किसी चीज को पढ़ ही नहीं रहा, मैंने आपको हिंट्स दिए हैं कि इसको इस तरह देखना है, इस तरह देखना, पेपर में इसी तरह पूछे। ओके, यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग अगेन। ठीक है, मैं चाहूंगा कि इसको देखो बार बार। भाई देखो ना, रिपीट हो गया सवाल। आई थिंक इसके बाद खत्म हो जाता, और देखता हूँ। ये देखो, वो कहते हैं कि फिगर 1.1 shows a free fall parachutist falling vertically downwards। नीचे गिर रहा है, ठीक है। अब वो नीचे गिर रहा है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर एक वेट एक्ट कर रहा है और एयर रेजिस्टेंस है, और जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी एयर रेजिस्टेंस बढ़ेगी और एक वक्त आएगा उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी। यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो। नाउ ही सेज स्टेट द नेम ऑफ द डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द पैराशूटिस्ट। वेट नीचे होता है ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। स्टेट द नेम ऑफ वन अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द पैराशूटिस्ट। आप एयर रेजिस्टेंस लिख सकते हो, आप ड्रैग लिख सकते हो। एयर रेजिस्टेंस इज द राइट वर्ड, ठीक है। अब वो कहता है स्टेट द इनिशियल वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द पैराशूटिस्ट, गिव द यूनिट ऑफ योर आंसर। देखो मैंने आपको जब भी मैंने बताया था इन 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 द प्रीवियस एक्सप्लेनेशन, जब भी कोई चीज एयर रेजिस्टेंस में गिरती है, व्हेन इट फॉल्स, उसकी इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन जो होती है ना, वो एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल के इक्वल होती है। मतलब वो 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होती है, लेकिन वो फिर 10 से कम होना शुरू हो जाता है। आप अगर ऑब्जर्व करो यहाँ पे, ये थोड़ा सा पोर्शन स्ट्रेट होता है, ये वाला पोर्शन थोड़ा सा स्ट्रेट है। वो इस वजह से स्ट्रेट है क्योंकि इट इज फॉलिंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। थोड़े से मोमेंट के लिए, एक आधे सेकंड के लिए, एक सेकंड के लिए। सो इनिशियल वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन इज बेसिकली 10 meters per second square. He says explain why the acceleration decreases from A to B.
क्या लिखोगे? Can anyone explain? Can anyone explain? Why does the acceleration decreases? Yes. देखो अब 2 मार्क्स के लिए क्या करना है? आपकी बात सही है. देखो एयर रेजिस्टेंस आप लिखोगे एयर रेजिस्टेंस as speed increases, air resistance increases, therefore resultant force decreases. Due to this decrease, acceleration decreases proportionally. आपको ये कीवर्ड इसकी तरह लिखना आना चाहिए. देखो स्पीड बढ़ेगी, एयर रेजिस्टेंस बढ़ेगी. एयर रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी. जब रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी तो एक्सेलरेशन डिक्रीज होगी. ये बेशक ना लिखो, ये एक वक्त आएगा कि यू विल गेट टू नो कि अच्छा मुझे कैसे लिखना है. ये पेपर में सिखाया जाएगा. व्हेन यू विल डू पास्ट पेपर सेशन, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, पास्ट पेपर में जाओगे कहोगे मुझे मैं वहां सिखा रहा हूँ लिखना कैसे है, आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होगा तो आपको फायदा ही नहीं होगा पेपर का. ये हर सब्जेक्ट के लिए, हर सब्जेक्ट के पास्ट पेपर सेशंस जनवरी में स्टार्ट होंगे. जिस भी सब्जेक्ट में आपने अपेयर होना है, यू हैव टू कंप्लीट दैट सिलेबस बाय दिसंबर 2022. मैं आपको बार-बार बता रहा हूं. आई एम एक्सप्लेनिंग दिस अगेन एंड अगेन. अगला पार्ट है. He says explain why the parachutist falls at a constant speed after B. वो constant speed से क्यों गिरता है? Because weight and air resistance they become equal to each other. Resultant force zero हो गई ना. अभी ऊपर बताया, आप लिखोगे resultant force becomes zero as weight and air resistance become equal to each other. Yeah. So I will stop my recording over here.